सोचिए, अगर आपको 50 करोड़ रुपए मिले सिर्फ इस शर्त पर कि आपको एक बड़े से चमकते हुए सफेद कमरे में लगातार 50 दिन तक रहना होगा बिना बाहर निकले। कहानी शुरू होती है एक जोड़ी कैट और माइक के साथ, जो एक बड़े कमरे में चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उस जगह का हर एक छोटा सा हिस्सा और सामान पूरी तरह से सफेद रंग में डूबा होता है। एक सफेद और बिल्कुल खामोश रूम में कैट और माइक को 50 दिन तक रहने का चैलेंज दिया गया। डॉक्टर का रूल सिंपल था, अगर दोनों 50 दिन पूरे कर लेते तो $500 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर एक भी हार गया तो इनाम $250 मिलियन हो जाएगा। कोई विजिटर नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस उन दोनों का साथ। दोनों अब खुश थे, सोच रहे थे कि ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। कैट ने माइक से कहा, मैं इन $5 मिलियन से अपने सपने पूरे करूंगी। माइक ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैं तो ये पैसा पार्टियों में उड़ा दूंगा। कैट और माइक ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। इतना पैसा आने के बाद कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तभी उनको एक एआई डिवाइस की आवाज सुनाई दी जो उन्हें रूम के रूल्स समझा रही थी। अब तुम दोनों एक इमैक्युलेट रूम में हो, डिवाइस ने कहा। रूम में एक बेड, एक बेंच और एक सिंपल बाथरूम था, जिसमें एक मॉनिटर लगा था जिसमें रूल्स दिख रहे थे। एक रूल था कि एक वक्त पर एक ही इंसान बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता था। दीवार पर एक रेड बटन भी था जिसको प्रेस करके कोई भी अपनी हार मानकर रूम से बाहर जा सकता था। मॉनिटर पर टच करके वो अपने लिए खाना मंगा सकते थे और रूम के ऊपर एक बड़ी क्लॉक थी जिसमें 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। इस रूम में कैट और माइक को हर दिन एक स्पेशली डिजाइंड न्यूट्रिशन बॉक्स मिलता था जिसमें उनका फूड होता है। रूम की लाइट्स रात को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती और सुबह होते ही वो फिर से ऑन हो जाती थी। टाइम को ट्रैक रखने के लिए एक एआई डिवाइस थी जो हर दिन के डिफरेंट पार्ट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का अनाउंसमेंट करती थी, जो उन्हें रिलैक्स होने का सिग्नल देती थी। स्क्रीन पर टच करके दोनों अपने लिए अलार्म सेट कर सकते थे। माइक को लगता था जैसे वो एक वेकेशन पर हो, इसलिए वो हर नाइट देर तक जागता। कैट दूसरी ओर अपने रूटीन को मेंटेन करने के लिए अलार्म लगाती थी और फिर दोनों ने अपनी पहली रात एक ही बेड पर स्पेंड की। कैट ने बाथरूम में जाकर नहाने का फैसला किया। वहाँ वो अपने आप से कह रही थी, हमें इस चैलेंज को हर हाल में जीतना होगा। नहाने के बाद उसने अपने कपड़े लॉन्ड्री में दिए और बदले में एक सिंपल सा पजामा और शर्ट मिल गई। माइक और कैट आपस में मस्ती करते हुए हंस रहे थे। माइक ने बोला, कम से कम इन लोगों ने हमें कुछ रंगीन कपड़े तो दिए। फिर माइक और कैट अपने दिन काटने की कोशिश करते हैं। कैट अपने मन को शांति देने के लिए मेडिटेशन करना शुरू करती है, जबकि माइक बार बार उस घड़ी को देख रहा था जिसमें 50 दिन का टाइमर चल रहा था। माइक अक्सर अपने आप में डूबा रहता और अजीब सी बातें सोचता रहता था, जैसे कि ये दीवारों का रंग सफेद क्यों रखा गया है। कैट उसे बार बार समझाती, घड़ी को देखना बंद करो, तुम्हें बस उन 50 करोड़ के बारे में सोच, तुम्हें इसके बाद मिलने वाले हैं। लेकिन माइक के लिए यह सोचना आसान नहीं था, क्योंकि वह कुछ दिनों से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। कैट अपना रोजाना रूटीन चालू रखती है और माइक का ध्यान घड़ी से हटाने के लिए उससे कुछ दौड़ने को कहती है। जब कैट मेडिटेशन में मस्त होती है, माइक भी उसे देखकर दौड़ना शुरू कर देता है। फिर वक्त गुजारने के लिए दोनों बच्चों वाले गेम्स खेलते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। दोनों अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालकर निकालते हैं, वैसे ही वापस उन्हें वहीं से अपने पजामे मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन माइक को उस कमरे में एक कीड़ा दिखाई देता है और वह उससे बात करने लगता है। माइक उसे खाना देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह फर्श पर अपने मिल्कशेक की बूंदें गिराता है, एआई डिवाइस की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है, यह खाना सिर्फ तुम दोनों के लिए है। थोड़ा चिंतित हो जाता है और कहता है, यह कीड़ा यहाँ भूख से मर जाएगा, इसलिए मैं बस इसे यहाँ से निकालने का कह रहा हूँ। कैट उसे समझाने की कोशिश करती है कि जहाँ से एआई डिवाइस की आवाज आती है वह स्पीकर कभी किसी बात को दोहराता नहीं है, लेकिन माइक उससे कहता है, मुझे इस कीड़े को बाहर भेजना होगा वरना यह यहीं जान से हाथ धो देगा। फिर माइक कीड़े को नीचे रखकर कैट से कहता है, ये कीड़ा एक जिंदा चीज है और तुम्हें इस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। कैट उससे कहती है, तुम्हें ये ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम एक वेजिटेरियन इंसान हो। काफी वक्त तक उनकी बहस जारी रहती है और गुस्से में कैट आगे बढ़ने लगती है। तभी गलती से उसका पैर उस कीड़े पर पड़ जाता है, जिससे वह कीड़ा वहीं मर जाता है। कैट माइक को बताती है, यह बस एक गलती थी, लेकिन माइक इस बात को कभी नहीं मानता और गुस्से में एक कोने में जाकर अपना पूरा दिन गुजारने लगता है। रूम के नियम के मुताबिक उन्हें सिर्फ 2 ट्रीट्स लेने की इजाजत थी, इसलिए माइक कहता है, मैं अपनी एक ट्रीट लेने वाला हूँ। कैट उसे याद दिलाती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी इनाम राशि से $8 लाख कम हो जाएंगे। फिर भी माइक अपनी ट्रीट लेने चला जाता है और उसे एक हरे रंग का स्केच मिलता है। माइक कहता है, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम अब दीवार पर कुछ आर्ट बनाकर वक्त गुजार सकता हूँ।
जैसे ही कैट माइक को दीवार पर ड्राइंग करते देखती है, वो उससे अपना पोर्ट्रेट बनाने को कह देती है। माइक भी उसका पोर्ट्रेट बनाने लगता है। काफी देर बाद कैट बोर होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि वो माइक के लिए मॉडल नहीं बनना चाहती थी। माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक वो अपना स्केच पूरा नहीं कर लेता। उसने पूरे बाथरूम और टॉवल को हरे रंग के स्केचेस से भर दिया। इस वजह से कैट काफी परेशान हो जाती है और माइक से अपने पहले के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। लेकिन इस वक्त दोनों के लिए एक अच्छी बात थी कि अब उनके पास 50 में से सिर्फ 20 दिन ही और बचे थे। दिन बीतते जाते हैं और एक सुबह अचानक कैट को बाथरूम में एक पिस्टल मिलती है। दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि यह पिस्टल यहाँ कैसे आई। बाथरूम से वो पिस्टल उठाकर दोनों उसे बेड के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि एआई डिवाइस ने उन्हें लॉन्ड्री के अलावा कोई चीज लेने से मना कर दिया था। अगली सुबह माइक कैट को उनकी बाकी ट्रीट लेने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसे ये कहकर मना कर देती है, मैं और पैसा खोना नहीं चाहती। ये सुनकर माइक काफी नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो कैट की मदद नहीं कर पाएगा। तभी कैट बेड से उठकर माइक से कहती है, मुझे दूसरी ट्रीट चाहिए, चाहे इससे हमें $1 मिलियन का नुकसान हो जाए। इस बात पर माइक ने मॉनिटर पर टच किया, जिससे उनका कमरा का दरवाजा खुल गया और एक नग्न औरत अंदर आई, जिसका नाम साइमन था। माइक इसे देखकर हैरान हो गया, लेकिन साइमन को ये पता नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट किस लिए हो रहा है। वो बस एक एक्ट्रेस थी जिसे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे और पूरे महीने के लिए यहाँ बुक किया गया था। उनको सिर्फ 24 घंटे के लिए कैट और माइक के साथ इस रूम में रहना था। कैट ने माइक से कहा, अपनी टी शर्ट उतारकर साइमन को दे दे ताकि वो थोड़ा कवर कर सके। साइमन माइक की ड्राइंग देखकर उसकी तारीफ कर रही थी, जिससे कैट को और ज्यादा गुस्सा आ गया। रात को माइक ने दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहा और खुद जमीन पर सो गया। कैट को उन दोनों की हरकतों से काफी इरिटेशन हो रही थी, इसलिए उसने माइक को भी बेड पर बुला लिया और खुद उन दोनों के बीच में सो गई। पूरी रात कैट को चैन से नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि साइमन बेड पर नहीं थी। उसे लगा कि शायद साइमन रूम छोड़ गई थी, लेकिन असल में साइमन बाथरूम में थी, बिना कपड़ों के। कैट ने सब कुछ शांति से सहा। फिर तीनों ने रूम में डांस करना शुरू किया और एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। एक पर इतना नशा चढ़ जाता है कि वो अपनी ही दुनिया में खो जाता है, जहां उसे हर जगह खून का समुंदर नजर आता है। उसकी आंखों के सामने पानी की एक गहरी झील दिखाई देती है, जिसमें वो अपने आप को डूबते हुए देख रहा होता है। और फिर उस पानी में उसका छोटा भाई भी नजर आता है, जो उसके साथ डूब रहा होता है। इसी दौरान कैट और साइमन जल्दी से उसे होश में लाती हैं, लेकिन माइक अब भी घबराया हुआ है और जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मेरे भाई शॉन को डूबने से बचाओ। कैट उसे प्यार से बेड पर ले जाकर सो जाने देती है। फिर साइमन उससे पूछती है, तुम दोनों कैसे मिले थे? कैट साइमन को बताती है, वो एक बारिश भरी सुबह थी और उस दिन मेरे पास छाता नहीं था। माइक उस दिन मेरे पास आया और मुझे भीगने से बचाया। उसके बाद दोनों ने काफी वक्त एक दूसरे से बातें की। फिर कुछ देर बाद माइक आंखें खोलकर जाग जाता है और साइमन के पास आकर बैठ जाता है। दोनों अपनी जिंदगी के बारे में गम और खुशी की बातें शुरू कर देते हैं, अपने राज्य एक दूसरे के साथ बांटते हैं। साइमन अपनी कहानी सुनाने लगती है। माइक को अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। यह सुनकर दोनों अपने अपने दर्द को एक दूसरे से साझा करने लगते हैं, जिससे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। साइमन माइक का हाथ पकड़कर उसे शांति और सुकून महसूस करवाती है। तभी कैट उन दोनों को देखती है जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। कैट का गुस्सा बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उन दोनों की दोस्ती और नजदीकियों को झेल रही थी। कैट गुस्से में साइमन से कहती है, तुम शुरू से मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। यह सुनकर साइमन भी गुस्से से भर जाती है और कहती है, तुम एक असुरक्षित लड़की हो जो अपने बॉयफ्रेंड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। यहाँ दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तभी माइक गुस्से में इन दोनों पर चिल्लाता है और कमरे से निकल जाता है। कुछ देर बाद कैट साइमन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने माइक के साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें समझना होगा। अगली सुबह जब माइक उठता है तो वह कुछ ठीक नहीं महसूस कर रहा था। साइमन कमरे से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने माइक के लिए एक संदेश छोड़ा था, जिसमें लिखा था, पहले कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया। यह संदेश माइक को दिखाया और गुस्से में आकर बोली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। माइक कैट को समझाता है कि जो भी साइमन ने लिखा है वह सब झूठ है। वह कहता है कि यह सब जानबूझकर किया गया है ताकि वे दोनों एक दूसरे से लड़ें और अपना रिश्ता खत्म कर दें। कैट गुस्से में माइक को धक्का दे देती है, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। माइक खून से भीगता हुआ कैट से दूर चला जाता है और कहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, न ही जब तुम न्यूयॉर्क गई थी। कहते हुए, मैं हमेशा चाहता था कि तुम कभी भी अनकंफर्टेबल फील न करो, इसलिए मैंने अपने कई दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, ताकि तुम्हारे साथ घर पर रहूं। जब तुम डिप्रेस्ड थी तब भी मैं तुम्हारे साथ था, और इस सब के बदले में उसे क्या मिला? बस तुम्हारा शक और नफरत।
यहाँ पर कैट अपने गुस्से पर पछताते हुए माइक से माफी मांगती है। मुझे नहीं पता था मैं इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। माइक को यह सुनकर कुछ अजीब सा फील होता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। कैट जल्दी से मिल्क लाती है और एक तौलिया से उसके सिर की चोट को ढक लेती है। फिर उससे कहती है, हमारे रूम कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल रिसोर्सेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। माइक यह सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता। वो शॉक्ड होकर कैट से पूछता है, क्या सच में तुम्हें मेरी इस चोट की फिक्र है? असल में माइक की चोट काफी छोटी थी और धीरे धीरे खून बंद होने लगता है। लेकिन माइक को यह सोचकर काफी परेशानी होती है कि अगर कैट गुस्से में और ज्यादा हमला कर देती तो क्या होता। शायद अब तक उसकी जान भी जा चुकी होती। कैट से कहता है, पैसा, ये सब कुछ भाड़ में गया। तुम पैसों के लिए मुझे जान से मार सकती हो। माइक अब बिल्कुल डिसाइड कर लेता है, मुझे इस रूम से नफरत हो गई है और यह सब मैं यही छोड़ के चला जाऊंगा। कैट माइक को यहाँ से जाने से मना करती है और कहती है, अगर तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। माइक उसकी बात को इग्नोर करते हुए रेड बटन दबा देता है और व्हाइट रूम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके 50 दिन कंप्लीट होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। के रूम से निकल जाने के बाद कैट उदास होकर सो जाती है और पूरा दिन छुपके दुख भरे लम्हों में गुजार लेती है। तभी माइक की पेंटिंग देखते हुए कैट को याद आता है कि इस रूम में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। अगर वो थोड़ा और रुकती तो यह चैलेंज जीत सकती थी। लेकिन कैट ने अपने गुस्से में 2 दिन पहले ही वो रेड बटन दबा दिया और रूम से बाहर आ गई थी। कुछ महीनों बाद माइक को जॉगिंग करते हुए देखा जाता है। अब वो सिंगल है। जॉगिंग करते वक्त वो कैट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है और अचानक उन दोनों का सामना हो जाता है। हमें पता चलता है कि रूम से बाहर निकलने के बाद काफी महीनों तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। दोनों फिर डिनर पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में माइक कैट से पूछता है, क्या तुमने सच में वो रेड बटन दबा दिया था? लेकिन कैट इसका जवाब नहीं देती। फिर भी वो अपने किए के लिए माइक से माफी मांगती है। जब दोनों डिनर के लिए निकलते हैं, कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है जिसमें लिखा होता है, इस बिल्डिंग का निर्माण एक बड़े डोनेशन के जरिए हुआ है जिसके डोनर ने अपना नाम नहीं बताया। वीकेंड में हम देखते हैं कि एक नया कपल इस चैलेंजिंग रूम को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ ही मूवी का सफर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, हमारी मूवी देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।